हेलो ट्वेल्थ क्लास, मैं आपकी ज्योग्राफी की मैम मिसेस जॉन बोल रही हूँ बच्चों। आज एक बार फिर से मैं आप सभी ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक सेकेंड बुक का भारत के लोग और अर्थव्यवस्था का एक नया लेसन शुरू करेंगे, ठीक है। और लेसन है, नंबर है आपका पार्ट 3 और चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है मानव विकास, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका टॉपिक का नाम दिया है मानव विकास। तो मानव विकास है क्या, किसको बोलते हैं मानव विकास? तो मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है, ठीक है। और इसे और सरल शब्दों में कह सकते हैं हम इस तरह से, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, यानी मानव विकास वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को उपलब्ध विकल्पों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। तो ये दो परिभाषाएं हैं मानव विकास की। तो आप सादा सरल आपकी ये परिभाषा है कि वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को उपलब्ध विकल्पों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। सन 1990 में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, जिसको हम UNDP के नाम से भी जानते हैं, ने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया। कब प्रकाशन किया मानव विकास रिपोर्ट? पहली बार 1990 में, है ना। किसने किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। और तब से ये संस्था, यानी ये संस्था मतलब जो आपकी संयुक्त राष्ट्र विकास है ना, संयुक्त राष्ट्र है, तो ये हर साल प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट को क्या करती है, प्रकाशित करती आ रही है। तो पहली बार 1990 में किया, उसके बाद से हर साल मानव विकास रिपोर्ट जो है इस संस्था के द्वारा प्रकाशित होता रहता है। भारत में अगर हम देखें तो मानव विकास है ना, भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक है, तो 121 करोड़ जनसंख्या वाला देश है भारत, है ना। और मानव विकास जो सूचकांक है उसमें विश्व के 188 यानी 188 देशों में भारत का जो स्थान है वो 131वां है ना। यानी कोटि क्रम में भारत का जो स्थान है वो कितना है, 131वां है ना। तो ये जो भारत का स्थान है मानव विकास सूचकांक में, वो बहुत ही क्या है, निम्न स्थान है, क्योंकि भारत के बाद फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान का स्थान आ जाता है ना। तो ये जो स्थान 131वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में, तो ये बहुत ही क्या है बच्चों, निम्न स्थान है भारत का। और ये एक चिंता का भी विषय है ना, कि भारत जैसे प्रगतिशील देश की जो स्थान है कोटि क्रम में, वो 131वां है ना। तो इस एक चिंता का विषय है। तो इसका स्थान इतना निम्न क्यों है? तो उसके बहुत सारे रीज़न, कारण हो सकते हैं। तो ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हैं, है ना, और आपके जो हमारे राजनीतिक कारक हैं। तो कई सारे कारक हैं जिसके कारण भारत जो है वो आज मानव विकास सूचकांक में 131वें स्थान पर आता है। तो इस दृष्टि से भारत की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, चिंताजनक है।
तो भारत को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा, ताकि वो 131वें स्थान से और क्या हो जाए, ऊपर आ जाए, है ना। UNDP यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है ना विकास हमारा संस्था है, उसके द्वारा जो चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत का जो योजना आयोग है ना, भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट क्या की है, तैयार की है। तो UNDP के जो सूचक हैं, इंडेक्स हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए जो भारत का योजना आयोग है, उसने भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट क्या की है बच्चों, तैयार की है ना। भारत के जो योजना आयोग ने मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया है, वो 3 सूचकों के आधार पर किया है ना। जैसे आर्थिक उपलब्धि है, सामाजिक सशक्तिकरण है, स्वास्थ्य है ना। तो ये 3 सूचक हैं जिनके आधार पर योजना आयोग ने भारत के मानव विकास रिपोर्ट को क्या किया है, तैयार किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। तो आर्थिक उपलब्धि में हम लोग देखेंगे कि जो इनकम है भारत के, है ना, और जो क्या कहते हैं आपका गरीबी और रेखा जो है भारत में, है ना, वो क्या है। तो आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर तथा परिसंपत्तियों तक पहुंच पर निर्भर करती है। विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग व्यय में क्या हुई है, वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं बच्चों, जो व्यक्ति की, है ना, हर महीने की क्या होती, इनकम होती है भारत में, तो उसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और जो उपभोग व्यय है, यानी जो खर्च लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में क्या आई है, गिरावट आई है ना। प्रति व्यक्ति आय और में वृद्धि और उपभोग व्यय में वृद्धि का परिणाम क्या हुआ है कि भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या है, उसके अनुपात में क्या आई है, कमी आई है, गिरावट आई। बच्चों, गरीबी रेखा क्या होती है, तो गरीबी रेखा एक क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसके अंतर्गत, है ना, उस क्राइटेरिया से नीचे अगर लोगों की इनकम या आमदनी कम है ना, और इतनी कम है कि वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को भी नहीं वो कर पाते, उपलब्ध करा पाते हैं, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि वो गरीबी रेखा के नीचे है ना। तो गरीबी रेखा एक क्राइटेरिया है जिस पर नीचे जो लोग आते हैं उनको हम गरीब के नाम से जानते हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में क्या आई है, कमी आई है। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत जो है गांव में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% रहा है, और शहरी क्षेत्रों में, है ना, गरीबी जो रेखा से नीचे रहने वालों की प्रतिशत है वो 13.7% है। और पूरे भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो है 21.9%, यानी 21.9% लोग जो हैं वो भारत में गरीबी रेखा के नीचे क्या है, गुजर बसर करते हैं। गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा तथा दादर नगर हवेली, ये वो राज्य हैं जहाँ 30% से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। यानी 30% से ज़्यादा, है ना, लोग जो हैं इन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे क्या हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें बच्चों, तो आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा,
हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार, दमन और दीव और लक्षद्वीप में 10% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है ना। तो गरीबी रेखा के नीचे जहाँ ज़्यादा लोग जीवन है गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैं लोग, तो ज़्यादातर जो भारत में कारण है वो है अनियंत्रित बेरोजगारी। तो जितने भारत में गरीबी के कारण हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है अनियंत्रित बेरोजगारी, जिसके कारण भारत में गरीबी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि लोगों को है ना काम नहीं है, व्यवसाय उनके पास कोई रोज़गार नहीं है ना, खाली है। तो बेरोजगारी जो है वो गरीबी का भारत में एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो माना जाता है। तो 10% वाले जो गरीबी रेखा से कम वाले राज्य हैं वो हैं आपके आंध्र प्रदेश, दिल्ली वगैरह ना, पंजाब, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दमन। और 30% जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा वाले लोग हैं उनमें है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दादर नगर हवेली। यहाँ 30% से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अब चलते हैं, हमारा दूसरा आता है स्वस्थ जीवन का सूचक, यानी मानव विकास रिपोर्ट का जो दूसरा जो आधार है, दूसरा जो सूचक है वो है हमारा स्वस्थ जीवन का सूचक। रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और दीर्घ आयु का मतलब लंबी आयु एक स्वस्थ जीवन का क्या है, सूचक है ना। रोग और पीड़ा मुक्त जीवन और एक लंबी आयु किसका पहचान है बच्चों, एक स्वस्थ जीवन का, है ना। तो भारत में प्रसव उत्तर मतलब जो डिलीवरी का समय होता है ना, उस समय जो प्रसव उत्तर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ की उपलब्धता, पर्याप्त पोषण, व्यक्तियों की सुरक्षा, है ना, एक स्वस्थ और लंबे जीवन की क्या है, महत्वपूर्ण माप है ये। यानी जो महिलाएं या स्त्रियां जो हैं जिनको प्रसव उत्तर यानी जब उनको डिलीवरी होने वाला होता है तो उस समय जो उनकी देखभाल होती है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो उनको मिलती हैं, वो वृद्धों जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा, ये क्या है बच्चों, ये एक स्वस्थ और लंबे जीवन की क्या है, महत्वपूर्ण माप है। यानी अगर एक लंबा जीवन जीना है ना, स्वस्थ जीवन जीना है, तो उनके लिए ये सभी बातें बहुत ही क्या हैं, ज़रूरी हैं। कुछ स्वास्थ्य सूचकों में भारत में सराहनीय कार्य हुए हैं, जैसे भारत में मृत्यु दर में, है ना, जो 1951 में मृत्यु दर क्या थी, 25.1% से घटकर 2015 में क्या हो गई, 6.5% या प्रति हज़ार। यानी जो 1951 में मरने वालों की संख्या 25% से ज़्यादा थी, वो 2015 में घट गई, कितनी हो गई, 6.5। इसी तरह बच्चों जीवन प्रत्याशा मतलब जो एक औसत आयु होती है लोगों के जीने की, है ना, उनमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की आयु में क्या हुआ है, अंतर आया है। 1951 में पुरुषों की जो आयु थी जीने की वो 37.1 थी, यानी 37 साल से ऊपर ही जीते थे। लेकिन 2015 में पुरुषों की आयु बढ़ गई 66 साल से ज़्यादा, यानी 66 से ऊपर लोग पुरुष जीने लगे। और स्त्रियों का क्या रहा, 1951 में स्त्रियों की आयु कितनी थी, औसत आयु 36.2 वर्ष, और यही बढ़कर 2015 में कितनी हो गई, 70 साल। यानी स्त्रियां पुरुषों के कंपैरिजन ज़्यादा साल जीती हैं, है ना। 2015 के अनुसार पुरुष 66.9 वर्ष जीते हैं, यानी 66 साल से ऊपर, और स्त्रियां जो हैं वो 70 साल तक जीती हैं, है ना।
तो इसका भी कारण है क्योंकि स्त्रियों में ज़्यादा धैर्य होता है सब कुछ सहने की, है ना, इसलिए स्त्रियां ज़्यादा लंबी आयु जीती हैं। तो ये है हमारे भारत में जो स्वास्थ्य सूचक हैं उनमें कुछ बहुत ज़्यादा सराहनीय जो है वे परिवर्तन हुए हैं। वो है हमारा मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, मतलब लोगों की जीने की आयु में, है ना। अब आता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में क्या पड़ रहा। अच्छा बच्चों ये बताओ लिंग अनुपात किसको कहते हैं। लिंग अनुपात होता है भारत में अगर हम देखें तो प्रति हज़ार, है ना, प्रति हज़ार पुरुषों पर क्या होती है, स्त्रियों की संख्या। प्रति हज़ार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात। तो हमारे भारत में स्त्री लिंग अनुपात क्या हो रहा है, घट रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 साल यानी आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात में केरल को अगर हम छोड़ दें तो सभी राज्यों में क्या हुआ है, कमी आई है। कितने साल के बच्चों में, 0 से 6 साल आयु के जो बच्चे हैं उनकी संख्या में, अनुपात में क्या आई है, कमी आई है। केवल अगर हम भारत में केरल को छोड़ दें। पंजाब और हरियाणा भारत के ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। क्यों चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या में बहुत कम है। यहाँ प्रति हज़ार बालकों पर 850 बालिकाओं से भी क्या है, कम है ना। तो पंजाब और हरियाणा की स्थिति जो है लिंग अनुपात की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों, चिंताजनक है। इसका कारण हो सकता है सामाजिक कारण है, और जो लिंग निर्धारण के आजकल वैज्ञानिक विधियां हैं वो इसके लिए उत्तरदायी हैं कि यहाँ लिंग अनुपात जो है यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम पाई जाती है। अब चलते आगे बच्चों। तीसरा सूचक है हमारा मानव विकास, है ना, का, वो है सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। तो विकास मुक्ति है। विकास क्या है बच्चों, मुक्ति है। अब कैसे विकास मुक्ति है, भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति ही क्या है, मानव विकास की कुंजी है। जब तक हमें भारत में लोगों को इन सारी चीज़ों से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक भारत में मानव विकास संभव नहीं है। तो मानव विकास होना तभी संभव है तब जब तक कि भारत को इन सारी समस्याओं से क्या ना मिले, मुक्ति ना मिले। जब इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी तभी भारत में मानव विकास यानी यहाँ का मानव विकास करेगा, है ना। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, मानव विकास की कुंजी कहा गया है। तो विकास की मुक्ति क्या है, इन सारी समस्याओं से मुक्ति। वास्तविक अर्थ में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों, है ना। अपने विकल्पों के प्रयोग के लिए क्या हो, सशक्त का मतलब मजबूत हो, सक्षम हो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के, अपने विकल्पों को पूरा करने के लिए जब लोग क्या हों, सशक्त हों, तभी वास्तविक अर्थ में क्या होगी, मुक्ति होगी। 2011 में भारत में कुल साक्षरता लगभग कितनी थी, 74.4%। इस 74.4% साक्षरता में से स्त्री साक्षरता है 65.46%। स्त्री साक्षरता 65% से ज़्यादा। सबसे कम साक्षरता जो है भारत में वो पाया जाता है बिहार में। यहाँ सबसे कम साक्षरता कितनी है, 63.82%। तो भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। केरल और मिज़ोरम जैसे राज्य भी हैं जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है।
कैसे? मिज़ोरम में है 91.58% और केरल में है 93.09%। तो अगर बिहार जैसा राज्य जहाँ कम साक्षरता है, तो भारत में केरल और मिज़ोरम जैसे राज्य भी हैं जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो पाई जाती है। अब आता है उसके बाद भारत में मानव विकास सूचकांक। तो विश्व के 188 देशों का, है ना, देशों में भारत का स्थान कौन सा बच्चों? 131वां है। भारत के विभिन्न राज्यों में संयुक्त सूचकांक में अगर हम देखें तो केरल जो है वो सबसे ऊपर है ना, सबसे आगे है। यानी भारत के राज्यों में अगर हम देखें तो केरल जो है वो, है ना, मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है ना। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य आते हैं। लेकिन मानव विकास क्रम में भारत में केरल जो है वो सबसे आगे है। और केरल के सबसे आगे होने का शायद कारण यही है कि केरल में साक्षरता बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ ये केरल जो है वो भारत के मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है। उसके विपरीत बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भारत के ये ऐसे राज्य हैं जो मानव विकास सूचकांक में भारत में सबसे नीचे हैं। तो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये भारत में मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे हैं। तो इनके सबसे नीचे होने का कारण बिहार में तो यही होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ साक्षरता दर बहुत कम है। तो साक्षरता दर में कमी के कारण ही यहाँ पर, है ना, ये राज्य जो है मानव विकास सूचकांक में भारत में सबसे नीचे पाए जाते हैं। तो ये लेसन बच्चों बहुत छोटा सा लेसन था मानव विकास, और ये लेसन आज आपका पूरा हो गया। इसमें ज़्यादा बोर्ड में बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे लिंग अनुपात साक्षरता पर है ना, और भारत का मानव विकास सूचकांक में, है ना, कौन सा स्थान है, तो छोटे छोटे, या मानव विकास क्या है, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। तो आज लेसन ये पूरा हो गया। इसमें मैं कुछ काम दे रही हूँ बच्चों, होमवर्क है। बहुविकल्पी एक आपको अति लघु प्रश्न है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की कोटि उच्चतम है? 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता निम्नतम का मतलब कम है? इसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव, अंडमान निकोबार। तो ये लेसन पूरा हो गया बच्चों। थैंक यू आपको, और इसे ज़रूर देखना बच्चों, और जो समझ में ना आए वो हमसे पूछना।